Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt और आज की क्लास में हम लोग एक नए 9th क्लास के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली. पीछे आप देख ही रहे होंगे दैट इज ग्रेविटेशन और ये चैप्टर जो है आपको 9th के अलावा 11th में भी पढ़ना पड़ेगा एंड इसका बेसिक आइडिया आप लोगों को 8th क्लास में मिल गया होगा. अब चूंकि आप लोग 9th में है तो हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. छोटा चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं. तो आज जो है आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और इसमें हम एक दो टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है ना. तो शुरू करते हैं आज ग्रेविटेशन को. तो ग्रेविटेशन को शुरू करने से पहले आई वांट टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स कि बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग जो है किसी भी चीज को अगर अपन ऊपर फेंकते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक, है ना. तो यानी कि उसको जो है ग्रेविटी अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींचती है. तो ये कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ इसको खींच रही है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तब कहाँ जाता है जब हम दो लोग आपस में सड़क में चल रहे होंगे, हम एक दूसरे के साथ टक्कर क्यों नहीं मारते? हम नहीं, दो बड़ी गाड़ियां वो टक्कर क्यों नहीं मारी? दो बड़ी ट्रेन, दो बड़ी ट्रक्स, जो भी दो हैवी ऑब्जेक्ट्स है, ट्रक ट्रेन जिनको हम लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में, व्हाई डोंट दे कोलाइड? नंबर वन. इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे, आज इसी लेक्चर में जानेंगे. दूसरा मिसकॉन्सेप्शन जो ये है कि न्यूटन साहब बैठे थे, सेब गिर गया तो कहानी खत्म. नो, दिस इज रॉन्ग. ये बेसिकली एक बनी बनाई बनावटी कहानी है. इसका साइंस के साथ, रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये इनफैक्ट जो है ना न्यूटन की बेइज्जती है. न्यूटन इतना भी कमजोर साइंटिस्ट नहीं था कि उसको एप्पल दिखाएगा कि ग्रेविटेशन है, राइट. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. ये बस एक फिक्शन है जो बनाया गया है. यू कैन सी इन बुक्स ना, न्यूटन बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, ऊपर से सेब गिरता है, इससे मीम बनी, इस सेब की जगह कुछ और गिरता, न्यूटन मर जाते. ना हम ग्रेविटेशन पढ़ते तो ना हम ये सुनना पड़ता आज, राइट. बट चलो ये चीज का भी हम थोड़ा सा आज यहाँ पे क्लियर करेंगे. बट लेट मी फर्स्ट चेक कि ये कैमरा में आता है कि नहीं आता, ताकि हम लोग जो इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, राइट. चलो जी, ऑल राइट. तो चलो पहला जो है हम इसी कहानी को ना आज बेस्ट करने वाले हैं कि क्या सच में न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था और वो सीन हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. बेसिकली जो ग्रेविटेशन का जो आइडिया है ना, इट ऑल डेवलप्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी. बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमी है, जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस के साथ लेना देना जिनका है, उनको इस चीज के बारे में पता होगा. क्या था, कुछ साइंटिस्ट थे हमारे पास और उनका एक साइंटिस्ट था जिसका बेसिकली नाम था कोपरनिकस. कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस ने एक थ्योरी बनाई थी अबाउट प्लैनेटरी मोशन, कि जो प्लैनेट्स है वो लोग कैसे चलते हैं अराउंड द सन. उस पे उसने एक थ्योरी बनाई थी. 1473 टू 1543 में तक ये रहा. 1543 में इसका देहांत हो गया एंड ही पास्ड अवे, राइट. ये था कौन? निकोलस कोपरनिकस. इसने एक हाइपोथेसिस दी थी. उसके बाद एक जबरदस्त चीज आई जिसका नाम था, जो साइंटिस्ट था जिनका नाम था टाइको ब्राहे. टाइको ब्राहे जो था, टाइको ब्राहे वाज द टीचर ऑफ केपलर. तो केपलर जो थे, केपलर टाइको ब्राहे के स्टूडेंट, राइट. तो केपलर क्या, सॉरी, टाइको ब्राहे क्या करता था? टाइको ब्राहे जो है वो एस्ट्रोनॉमर. ये हर दिन शाम को, हर रात को, ये शाम को क्या करता था? ये अपनी छत पे जाके स्टार्स को मॉनिटर करता था. जैसे आप में से भी कई लोग जो है ना, जो शाम को ऊपर देखते होंगे, उनको स्टार्स का पैटर्न अच्छा लगता होगा, उनको फैसिनेट कर रहा होगा, देखना चाहिए, राइट. तो ये टाइको ब्राहे साहब क्या करता था? ये वही चीजें करता था. ही यूज्ड टू लुक एट दोस स्टार्स एंड वो चीजें जो है ना वो नोट डाउन करता था अपनी नोटबुक में, राइट. नंबर वन. नंबर टू, फिर इसी के साथ इसके एक साइंटिस्ट, इसका एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था केपलर, ठीक है ना. तो केपलर जो है वो इसके स्टूडेंट बन गए, ठीक है ना. तो जब केपलर इसका स्टूडेंट बना तो केपलर ने क्या करा? केपलर इसी के साथ था, लेकिन एक दिन फाइनली, आई डोंट नो व्हेदर फाइनली और नॉट, जो टाइको ब्राहे है उनकी डेथ हो जाती है. तो व्हेन टाइको ब्राहे डाइड, इसका जो काम था वो अब संभालना पड़ा किसको? केपलर को. तो केपलर ने वो नोटबुक देखी, उन स्टार्स को मॉनिटर किया, फिर उसने थोड़ा सा और फोकस किया, फिर उसके बाद उसने काम किया शुरू अपने लॉज पे, जिनको हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉज. तो फिर हमें केपलर ने दिए 3 लॉज जिनको हम पढ़ेंगे आगे. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. एंड फिर केपलर साहब गए एंड इन्होंने बात की किसके साथ? न्यूटन के साथ, राइट. तो केपलर ने जो है, केपलर ने ये लॉज दिए वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद ये जो लॉज है, इन लॉज को पढ़ा किसने? न्यूटन ने. एंड न्यूटन जो था, आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, ही डेवलप्ड अ थ्योरी. ही डेवलप्ड अ थ्योरी ऑन दिस. तो बेसिक जो कहानी है, बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है ग्रेविटेशन के पीछे, इसमें 3 एस्ट्रोनॉमर्स है. कोपरनिकस है, टाइको ब्राहे है एंड केपलर.
इन तीनों ने अपनी थियरीज दी है, तो दिस आई थिंक द क्रेडिट ऑफ ग्रेविटेशन शुड गो टू एस्ट्रोनॉमर्स रादर। और यहां पे फिर न्यूटन साहब आते हैं, वो एक थ्योरी डेवलप करते हैं जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने बस थियरी डेवलप की है, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है? 3 एस्ट्रोनॉमर्स ने दिया है, कोपर्निकस ने, टाइको ब्राही ने और कैप्लर ने। ठीक है जी, तो ये थी इसकी कहानी कि ग्रेविटेशन का वजूद कहां से आया बेसिकली। ठीक है ना, तो सेव वेव यहां पे कुछ नहीं गिरा है, ना हम गिरा देंगे, राइट। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। अब ये जो ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक और चीज आप याद रखेंगे यहां पे कि जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन इज बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स। इट्स अ फंडामेंटल फोर्स एंड व्हेनेवर देयर आर फंडामेंटल थिंग्स, वहां पे प्रूफ, डेरिवेशन वगैरह कुछ चीजें नहीं होती। जैसे मास, क्या डिफाइन करेंगे हम? क्वांटिटी ऑफ मैटर, बट व्हाट एक्चुअली इज मैटर। सेम यहां पे क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशन है, इट्स अ फंडामेंटल फोर्स। यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, उनमें से एक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन है। न्यूक्लियर फोर्स है, वीक फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। वो हम आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, बट फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशन है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, राइट। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसको जो है ना अपन थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है जी, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, देखिए ये इस लॉ का स्टेटमेंट है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, दैट इज r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and that is inversely proportional to 1 by r square। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, so what I'll get is I'll get f is proportional to m1 m2 divided by r square। And in physics, whenever we have a proportionality sign, we replace it by a constant, that is f is equal to g m1 m2 divided by r square। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, दैट इज f is equal to g m1 m2 divided by r square। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई चीज, जैसे ये पेन है, ये मेरे पास फोन है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स। वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, किससे? विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses। यानी कि इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो इन दोनों के मास का जो प्रोडक्ट होगा उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया। एंड रिमेंबर दैट ये जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये लाइन है ना, ये जो है इन दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करती है, तो इसीलिए ये फोर्स हमेशा इसी लाइन में होगा, इसी की सीध में होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस जो है उनकी डिस्टेंस से कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस पेन की बात करेंगे, so this pen is a point object as compared to this building, as compared to this hall, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करूं as compared to my arm, so this is no more a point object, क्योंकि इसकी जो लेंथ है that is comparable to this, right? So point object is a relative term। जैसे हम लोग हैं, we are point objects as compared to sun, as compared to earth, but as compared to an ant, we are not a point object। In fact, ant is a point object as compared to us। तो point object का concept जो है ना वो change होता रहता है, तो it is basically a relative term। बहरहाल फिलहाल हम लोग ये याद करेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दुनिया में हर कोई ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। रिमेंबर, दिस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पे रिपल्शन कभी नहीं होगा, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पे हमेशा अट्रैक्शन ही होने वाला है,
दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये आपको याद रखना है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा, जितना दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स कम, जितनी दूरी कम होगी उतना फोर्स ज्यादा। जितना आप अपने घर वालों के सामने अपने प्यारों के साथ हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती रहती है, आप दूर गए एक दो दिन के बाद फोन आना भी बंद हो जाता है, राइट। चलो जी नेक्स्ट। अब यहां पे हमने देखा कि हमने इसको रिप्लेस किया था, हमने लिखा था अब जो ये फोर्स है दैट इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये G क्या है, G इज अ कांस्टेंट एंड G को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। So G is a constant known as universal gravitational constant। अब यहां पे अगर मैं देखूं ये जो G है ना, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हम अभी देखेंगे ये कैसे आएगा। एंड इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था सर कैवेंडिश ने। तो न्यूटन का यहां पे भी कोई रोल नहीं है, तो यहां पे ये काम किया था कैवेंडिश ने। एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है टॉर्शन एक्सपेरिमेंट। तो फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, राइट। अब ये G है, दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां पे देखिए आप इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं फिर से दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मुझे G चाहिए तो कहने से G इज इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। फोर्स यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मास स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब यहां पे अगर मुझे इस G को डिफाइन करना होगा तो कैसे करूं? मैं बोलूंगा लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। m1 m2 1 kg के बराबर है एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, दूरी 1 मीटर। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जहां पे मैंने बोला कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो 1 kg है। तो आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों का मास 1 kg है और उनको हमने रखा 1 मीटर दूर। तो आपको बताना है उनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो आई कैन से G विल बी इक्वल टू F r1 की जगह, r की जगह 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 की जगह 1 m2 की जगह 1। सो G इज इक्वल टू F, मतलब G और F जो है वो बराबर आ गए। दैट मीन्स आई कैन से दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is defined as the force of attraction. Universal gravitational constant is defined as the force of attraction between two unit masses separated by a unit distance. जब मेरे पास दो यूनिट मासेस है, यूनिट का मतलब 1 जब मेरे पास दो 1 kg के मासेस होंगे जिनको मैंने 1 मीटर दूर रखा हुआ है, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज व्हाट इज नोन एज कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको लिख देते हैं हम लोग G is defined as the force of attraction. G is defined as the force of attraction between two unit masses when separated by a unit distance. When separated by a unit distance. ठीक है जी। तो व्हाट इज G? G is defined as the force of attraction between two unit masses when separated by a unit distance. तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो क्या है मास है G m1 m2 by r स्क्वायर। अब मुझे G निकालना है तो G इज इक्वल टू F r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। तो G को हमें निकालना है तो हमने बोला m1 हमारे पास 1 है, m2 हमारे पास 1 है, r हमारे पास 1 है। तो 1 1 और 1 ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या? बचा G इज इक्वल टू F। सो दैट इज व्हाई वी से दैट
G is defined as the force of attraction between two unit masses when separated by a unit distance. Okay, so G क्या है? G is basically F R square divided by M1 M2. अब फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस है r, तो इसका है मीटर, मास का है kg। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो G है, G का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एक चीज। तो हमने फिलहाल क्या बोला? हमने फिलहाल ये पढ़ा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास है m1, दूसरे का मास है m2, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चेंज नहीं होगा। ये इसकी एक खास खसूसियत है, इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे पानी में हो, हवा में हो, कहीं पे भी आप किसी भी मीडियम में हो, ग्रेविटेशन अपना काम करेगा एंड इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी तक हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट्स फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ फीचर्स है। कौन कौन सा फीचर है, आइए उसको समझते हैं। पहला फीचर ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव है। यहां हमेशा अट्रैक्शन होगा, देयर इज नो रिपल्शन। यहां रिपल्शन की बात नहीं है, यहां नफरत की बात नहीं, यहां बस प्यार बांटा जाता है। तो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर 2, फीचर नंबर 2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। जो मैं अभी बता रहा था, इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास दो बॉडीज है, आप हवा में उनका फोर्स देख रहे हैं, अगर आप उन्हीं दो बॉडीज को पानी के अंदर डालोगे, सेम फोर्स वहां पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करने वाला। इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m2, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था r। तो हमने बोला था F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा एंड ये वाला इसको इससे अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का फोर्स बराबर होता है, लेकिन अलग अलग। ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसीलिए ये लोग बनाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, जो हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन, okay, it is an action, it forms an action reaction pair, that is the force of attraction exerted by body A on body B is equal to the force of attraction by body B. However, this is important, acceleration of the two bodies will not be same. क्यों? क्योंकि जो acceleration होता है, acceleration is equal to force divided by mass। तो अगर मास बराबर नहीं, अगर मास चेंज होता है तो मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होगा, वहां एक्सेलरेशन जो है उसकी तरफ जो है कम होगा, है ना। वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लेकिन खुद ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल या अदर पार्टिकल्स। जैसे मुझे अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, सपोज अर्थ इज पुलिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कितने लोग हैं। तो मेरा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ माइंड टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि जिस फोर्स से मुझे अर्थ खींच रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साइड में और कितने लोग हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, इसको उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यह है कि वर्क डन जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे एक साइकिल में जब आप काम करेंगे तो वर्क डन इज 0। दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल वंस अराउंड द क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन इज 0। यह है कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी, ये हम डिटेल में किसी दिन पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जो वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ दैट इज 0, एंड नंबर 2, इसका जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें क्या मिलता है, क्यों जरूरी है, वो चीजें हमको पढ़नी है।
एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड में विद द फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जो प्लैनेट को नचवाता है सन के अराउंड में, रोटेट करता है, रिवॉल्व कराता है। तो यहां पे ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो शायद अर्थ वगैरह सब कुछ नहीं होता। क्यों? दिस इज अ फंडामेंटल फोर्स एंड इसी फोर्स की वजह से हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर काटती है, जिससे साल बनते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओशंस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो अर्थ और मून की वजह से, अर्थ और मून की वजह से क्या होता है, समुद्र में टाइड्स बन जाती हैं, लहरें उठ जाती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वी आर बाउंड टू अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो हम जमीन पे टिकते नहीं, हम शायद उड़ जाते हैं, हवा में ऐसे ऐसे रेंगते होते हम लोग पार्टिकल्स की तरह। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना अर्थ पे टिके हुए हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज बाउंड टू अर्थ। तो अगर यहां पे भी आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एटमॉस्फेयर पता नहीं कहां होता। तो एटमॉस्फेयर को भी जो है वो बांधा हुआ है किसने, ग्रेविटेशन ने। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो एटमॉस्फेयर भी बाउंड नहीं होता। अब स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि हम जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं उसको जमीन खींचती है अपनी तरफ, यह हमें दिखता है। लेकिन व्हेन वी आर मूविंग अराउंड, जब भी हम लोग ऐसे चल रहे होते हैं, कहीं पे कोई छोटी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है, छोटा पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, वहां पे हमें ग्रेविटेशन क्यों नहीं दिखता है? उसका रीजन मैंने अभी बताया आपको। हम बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भले ही ये दोनों कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, ये कितना छोटा हो, लेकिन ये जो g है ना, g की वैल्यू है कितनी, g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। तो अगर ये नंबर बहुत छोटा है, आप इसको किसी नंबर से मल्टीपल करते हो, ये उसको और छोटा बना देता है। इसीलिए हमें अर्थ पे अट्रैक्शन नहीं दिखता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्टिव नेचर देखना होगा तो दैट मीन्स उसका जो मास है, या उन दो ऑब्जेक्ट्स का जो मास है, उसका जो प्रोडक्ट है, दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन दिस। तो जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। ये बहुत ज्यादा मास है एज कंपेयर टू जी। इसीलिए हमें दिखता है कि हर एक चीज अर्थ की तरफ चली जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा मास है 7.5 या 8, यानी कि 80 किलो है, 75 किलो है वजन आपका, तो मेरा जो न्यूटन, तो मेरा जो मास है वो 7.5 है। तो 7.5 कहां, 10⁻11 का कोई औकात नहीं है। इसीलिए हमें ये फोर्स नहीं दिखता है। वी कैन नॉट सी टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग आवरसेल्व्स टुवर्ड्स ईच अदर। हमें ये नहीं दिखता कि हम किसी दूसरे को टक्कर मारते हैं कि नहीं मारते। क्यों? क्योंकि हमारा जो मास है, या हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो 10⁻11 से कम है। तो अगर आपको फोर्स को फील करना है, फोर्स को देखना है, अट्रैक्शन देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो प्रोडक्ट m1 m2 by r square, m1 m2 by r square, m1 m2 by r square, it should be more than 10⁻11। अगर ऐसा होगा तभी आपको ग्रेविटेशन फील होगा, तभी आप इस ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज फोर्स बहुत कम आएगा। लाइक वी विल हैव अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻7 -6, उसको कौन देखेगा? मतलब 10 लाख में से एक हिस्सा कौन देखेगा उसको? 2 लाख में एक हिस्सा, 1 लाख में एक हिस्सा। वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट फोर्स। दैट फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल फोर्स। इसलिए हमें वो फोर्स नहीं दिखता है। अगर आपको फोर्स को देखना है, उसके लिए कंडीशन है कि m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 10⁻11। तभी जाके आप जो है फोर्स को देख पाएंगे, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, नहीं देख पाएंगे इसको। समझ आया? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आज की क्लास में हमने बस ये दो चीजें डिस्कस की। क्या? एक तो ग्रेविटेशन की थोड़ी सी कहानी, उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फिर हमने बात की अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आइए इसी छोटे से टॉपिक पे, इसी एक टॉपिक पे ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज F। हमारे पास दो बॉडीज है, उन बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स है F। इफ masses of both the objects are halved without changing the distance। तो मान लीजिए आप कुछ ऐसा सीन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है,
सपोज इसका मास है m, इसका मास है m। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। इन द सेकेंड केस हमने क्या किया, हमने मास को किया छोटा। ठीक है, चलो जी, इसका मास हो गया m/2, इसका मास हो गया m/2, डिस्टेंस अभी भी बराबर r। अब हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ फोर्स का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहां पे फोर्स, उसको हम बोलेंगे F1। F1 विल बी इक्वल टू G m1 दैट इज m, m2 दैट इज m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला फोर्स, और वी कैन सिंपली राइट इट G m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे फोर्स, उसको मैं बोलूंगा F2। F2 इज इक्वल टू G, अब यहां m1 की जगह है m/2, m2 की जगह है m/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां पे जो फोर्स आएगा दैट विल इक्वल टू G m इंटू m, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 r स्क्वायर। तो मेरे पास जो F1 है, मेरे पास जो F1 है, ये जो मेरे पास F2 है, F2 इज इक्वल टू G m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 1/4। अब ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म, दिस इज इक्वल टू F1, तो मतलब जो F2 है, F2 विल बी इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के मास को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो फोर्स जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। अगर मास कम तो फोर्स कम, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो यहां पे हमने मास को हाफ किया, क्योंकि मास की दो टर्म्स है m1 और m2, इसीलिए फोर्स जो है दैट विल बी 1/4। तो इसका आंसर आएगा f डिवाइडेड बाय 4। तो ये चेंज होने वाला है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज f डिवाइडेड बाय 4। Let's see the next one. Newton's law of gravitation gives the force between। देखिए यहां पे ना, यहां पे भी ये क्वेश्चन जो है, इसको रखने का मतलब ये है कि यहां पे एक बड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन था पहले, कि पहले बोला जाता था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली बिटवीन द हेवनली बॉडीज, जैसे सन है, अर्थ है, जो प्लैनेट्स वगैरह है, उन्हीं चीजों के बारे में ग्रेविटेशन काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई तो बाद में देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन हर दो पार्टिकल्स के बीच में होता है। अब कहीं पे फोर्स दिखता है, कहीं पे फोर्स नहीं दिखता है, वो डिपेंड करता है मास पे। अगर मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स दिखेगा, अगर मास बहुत कम है तो फोर्स नहीं दिखेगा। तो यहां पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, Earth and the moon only, any two bodies having some mass, none of the above। तो ये क्वेश्चन जो है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मिसकॉन्सेप्शन जो पहले था। अब आजकल हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्टेटमेंट लिखा था मैंने पहले, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें लिखा था एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो वहां पे ये नहीं लिखा था छोटा है बड़ा है, बस इतना कंडीशन है दैट शुड हैव अ मास। तो यहां पे हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज एनी टू बॉडीज हैविंग मास। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में मास है, दे कैन हैव द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses separated by a unit distance is। The force of attraction between two unit masses separated by a unit distance is called। ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ है, यहां पे भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको कि जो यूनिट जो फोर्स है, तो अगर यहां पे इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या, देखो फोर्स होता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये फोर्स है। तो F इज इक्वल टू G, लेट्स कीप इट एज इट इज। m1 और m2 यूनिट मास बोला गया है, तो m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 1, तो F विल बी इक्वल टू G। तो दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था, इसमें भी इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, जैसे आप एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं ना, उस लेवल का क्वेश्चन था, उसमें एग्जाम में ये पूछा गया, क्योंकि दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास, जहां पे हमने बेसिकली जो है बात की अबाउट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग किसी और चीज पे बात करेंगे आगे इसके बारे में। विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिलहाल ये ग्रेविटी क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीजें, वेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो आज की क्लास में हमने बेसिक बात की अबाउट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।